गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। दिव्या पांडे, एक दिन तो बच्चे सोने दिया करो। तुम्हें पता है, मैं अपनी सच्चाई बताऊं तो मैं कोई बहुत मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। ठीक है, मैं बहुत गुड मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ कि मैं सुबह सुबह उठ के अपनी ज़िंदगी में मैंने काम किया। मैं लेट नाइट पर्सन हूँ। हमेशा से रात भर जागना और सुबह देर से उठना। ठीक है, जो भी काम मेरा दिमाग जो है वो मॉर्न रात में बहुत तेजी से काम करता है। तो वो बचपन से ऐसा रहा है कि मैं रात में जागकर काम करता हूँ, पढ़ता लिखता जो भी करना होता है। और दिन सुबह उठ के जो है वो मतलब सुबह उठता नहीं हूँ, सुबह थोड़ा लेट उठता हूँ। और सिर्फ आपकी क्लास के लिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी भागना। मतलब 11 बजे भी क्लास है, लेकिन मुझे अपने हिसाब से तो उठना पड़ेगा ना। तो जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी आना पड़ता है। तो आप जो बोल रही हैं कि संडे को भी क्लास लिया कीजिए, वही एक दिन तो होता है जब मैं सुकून से सोच के उठ सकता हूँ। तो इसलिए एक दिन तो रहने दीजिए। बाकी तो मैं तो मूड में रहता हूँ कि सैटरडे को भी क्लास ना हो। चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अ, आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा के बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आज जानेंगे, समझेंगे कि परमाणु ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे न्यूक्लियर एनर्जी को गेन किया जाता है। तो मैं पिछले कुछ क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई हूँ। आज लाइव क्लास कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन पुराना रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा के बारे में बच्चों हम लोग जानेंगे। परमाणु ऊर्जा जो है वो दो तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। एक प्रक्रिया होती है बच्चों, जिसे हम लोग नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, विखंडन की प्रक्रिया या इसे फिशन की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा, जिसे फिशन कहते हैं। विखंडन में एक बड़ा एटम होता है, वो टूटता है और टूटकर दो छोटे एटम में बदल जाता है, और इसके बाद ऊर्जा निकलती है, जिसे हम लोग परमाणु ऊर्जा कहते हैं। और इस ऊर्जा की मदद से हम विद्युत उत्पादित कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को विखंडन बोलते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है बच्चों, संलयन। ठीक है, दूसरा जो तरीका होता है संलयन, यानी कि फ्यूजन इसे इंग्लिश में बोला जाता है। विखंडन को इंग्लिश में बोला जाता है फिशन। ठीक है, फिशन। और संलयन को बोला जाता है फ्यूजन। फ्यूजन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, दो छोटे एटम आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर एक बड़ा एटम बनाते हैं, और फिर इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है।
तो दो प्रक्रियाएं हैं जिनकी मदद से हम परमाणु ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, विखंडन की प्रक्रिया, संलयन की प्रक्रिया, फिशन फ्यूजन। फिशन में हम बड़ा एटम तोड़कर छोटे एटम में बदलते हैं, ठीक है, जिससे ऊर्जा निकलती है। और संलयन में क्या होता है, दो छोटे एटम आपस में जुड़कर बड़े एटम में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, और इससे इसकी वजह से ऊर्जा निकलती है। दोनों से हम विद्युत प्राप्त कर सकते हैं, दोनों से हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे इस ऊर्जा से चाहे इस ऊर्जा से, दोनों से हम दोनों ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। अब कैसे ये की जाएगी, कैसे किस तरह से की जाएगी, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन उनको समझने से पहले परमाणु क्या होते हैं, कम से कम इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, उसको समझते हैं। परमाणु कैसे परमाणु कैसे बनते हैं, किन सब एटॉमिक पार्टिकल से बनते हैं, उनके बारे में थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। इसके अलावा जो है वो समस्थानिक क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जो हो सकता है कि जो नॉन साइंस स्टूडेंट हो उन्हें बिल्कुल भी आइडिया ना हो, और जो साइंस स्टूडेंट भी हो उनका भी जो है वो इसके बहुत सारे आसान भाषा में उन्हें ना पता हो, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो सकता है हो जाए। तो इसलिए मैं पहले बेसिक्स पर जाऊंगा, और आपको पता है कि मैं जो क्लासेस लेता हूं उसमें पहले बिल्कुल आपको ABCD से, ये समझता हूं कि आप जीरो हैं वहां से आपको हीरो बनाने की कोशिश करता हूं, मेरा प्रयास ये रहता है। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि नॉन साइंस साइंस सभी स्टूडेंट्स को ये सारी बातें समझ में आ जाएं, ठीक है। उसके बाद हम लोग विखंड इन दोनों प्रक्रियाओं पर जाएंगे, यानी कि विखंडन प्रक्रिया के द्वारा कैसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है और संलयन प्रक्रिया के द्वारा कैसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, दोनों को हम लोग खूब डिटेल में खूब अच्छे से समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले बेसिक्स में जाते हैं, लेकिन पहले इसे नोट कर लीजिए। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के दो तरीके हैं, विखंडन और संलयन। विखंडन में बड़ा परमाणु टूटकर छोटे परमाणुओं में बदलता है, और संलयन में छोटे परमाणु आपस में जुड़कर बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, और दोनों प्रक्रियाओं में ऊर्जा प्राप्त होती है और इसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। अब हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, परमाणु से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस दुनिया में जो भी पदार्थ बने हुए हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, जो भी इस धरती पर आप लोग पदार्थ देखते हैं, जो भी आप मैटर अपने आसपास देखते हैं, ये सब पदार्थ कहलाते हैं। इस वक्त मैं अपने सामने जो है वो मान लीजिए कोई भी चीज देख रहा हूं, मान लीजिए मैं एक पेन देख रहा हूं, तो एग्जैक्टली ये पेन भी जो है एक पदार्थ से बनी हुई है। हम आप सब लोग कुछ पदार्थ से बने हुए हैं, ठीक है। यानी कि इस दुनिया में जो भी आसपास आपको कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो सब पदार्थ है। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में समझिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट जो बचपन से आपका क्लियर नहीं है, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। मजा आ जाएगा, ये गारंटी है, लेकिन ध्यान से सुनने वालों का। एक बार बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, एक बार बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। और इसके बाद जो है याद रखिएगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बीच में चाय पी रहे हैं, अगर आप बीच में जो है मम्मी की पुकार से भ्रमित हो जाते हैं, तो मम्मी से कह दीजिएगा कि पढ़ा देंगी, मैं ना पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, सीधी सी बात है। एक बार में आपको सुनना है, सब कुछ त्याग करके बैठना है, ठीक है, थोड़ी तपस्या करनी है, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, एक बार बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, चाहे आप कितना भी कमेंट करते रहेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बताया कि हमारे चारों तरफ जो भी कुछ मौजूद होता है वो पदार्थ है, पदार्थों से बने होते हैं। कुछ भी हम देखते हैं अपने आसपास, जो ये मिट्टी देख रहे हैं ये भी पदार्थ से, ये डेस्क देख रहे हैं ये भी पदार्थ से, ठीक है, आप जो भी कुछ अपने ये पेन देख रहे हैं वो भी पदार्थ से, हम भी पदार्थों से ही बने हुए हैं, ठीक है। अब पदार्थों का जो सबसे छोटा रूप होता है, पदार्थों का जो सबसे छोटा रूप होता है बच्चों, सबसे छोटा रूप होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, परमाणु कहते हैं, ठीक है। परमाणु यानी कि कह सकते हैं कि ये जो पदार्थ हैं, पदार्थों का जब से या फिर इस तरह से समझिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पदार्थ जो आप आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब कुछ पदार्थ है, और ये जो पदार्थ बने होते हैं ये सब एक शुद्ध रूप में कुछ चीजों से बने होते हैं, जिन्हें हम तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, तत्व कहते हैं। तो ये पदार्थ अपने आसपास जो भी कुछ आप देख रहे हैं ये सब पदार्थ हैं, और पदार्थ जो होते हैं वो सबसे शुद्ध रूप में जो पाए जाते हैं उनमें से एक शुद्ध रूप होता है तत्व, से कहते हैं। तत्व यानी कि एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है।
और तत्व का जो सबसे छोटा रूप होता है, सबसे छोटा रूप होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? परमाणु कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? परमाणु, या इंग्लिश में हम लोग उसे क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, तो अपने आसपास आप देखते होंगे बहुत सारे पदार्थ हैं, वो विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और उनका सबसे छोटा रूप जो है वो परमाणु कहलाता है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया कि मान लीजिए कि एक तत्व है जिसका नाम सोडियम है, तो सोडियम को ऐसे Na से लिखा जाता है। हर तत्व को एक सिंबॉलिक लैंग्वेज से लिखा जाता है, जैसे कार्बन को C से लिखा जाता है, सोडियम को Na से लिखा जाता है, मैग्नीशियम को Mg से लिखा जाता है, नाइट्रोजन को N से लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O से लिखा जाता है। तो सबको मानव ने क्या किया है? एक तत्व, हर एक तत्व को एक नाम दे दिया है, एक नाम दे दिया है, और उस नाम का एक सिंबल दे दिया है। आ रही बात समझ में? तो समझ, तो मान लीजिए सोडियम है बच्चों, तो Na से लिखा जाएगा, कार्बन है तो C से लिखा जाएगा। ठीक है, तो पदार्थ किससे बने हैं? तत्व से बने हैं। ठीक है, पदार्थ किससे? पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तत्व है, और तत्व का जो सबसे छोटा रूप होता है, ठीक है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए सोडियम है बच्चों, तो सोडियम, अब सोडियम है, या इसी तरीके से अगर हम ऐसे ही तत्व एक मौजूद है, कार्बन मौजूद है, इसी तरीके से हमने कहा नाइट्रोजन मौजूद है, इसी तरीके से क्लोरीन मौजूद है। ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जिनको अलग अलग सिंबल से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो ये तत्व हैं, अब तत्व का सबसे छोटा रूप क्या हो गया बच्चों? परमाणु हो गया। अब ये जो परमाणु होते हैं बच्चों, तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स उन्हें कहा जाता है। तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और दूसरे को बोलते हैं प्रोटॉन, और तीसरे को बोलते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन, इसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ये परमाणु बने होते हैं। तो पदार्थ, फिर से बता रहा हूं बच्चों, पदार्थ हमारे आसपास जो कुछ भी दिख रहा है पदार्थ है। पदार्थ तत्वों से मिलकर बना है, और तत्व किससे बने हैं? तत्व का जो सबसे छोटा रूप है वो परमाणु कहलाता है। और ये परमाणु जो है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अब अगर हम परमाणु की संरचना देखना चाहें कि परमाणु दिखता कैसे है, और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं परमाणु में, तो अगर उसे हम समझने की कोशिश करें तो समझिएगा ये बच्चों कि हमारा जो परमाणु होता है ना, उसके मध्य, उसका जो मध्य होता है वो होता है न्यूक्लियस, उसे कहा जाता है, या उसका नाभिक कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, परमाणु में एक सॉलिड, एक जो है ठोस स्थान होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? नाभिक कहते हैं, या न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो नाभिक होता है ना बच्चों, ठीक है, परमाणु ऐसे ही दिखता है, परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है, और इसी नाभिक में ही मौजूद होते हैं बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने क्या बताया? परमाणु किन तीन चीजों से मिलकर बनते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनते हैं ना। तो इसमें जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये पार्टिकल्स होते हैं, ये कण होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये जो कण होते हैं वो पाए जाते हैं नाभिक में। ठीक है, कहां पे पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स ऑर्बिट में, एक निश्चित कक्षा में, जैसे जो है वो सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से एक फिक्स ऑर्बिट में, एक निश्चित कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहते हैं, इसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसी नाभिक के चारों ओर बच्चों क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां होते हैं? नाभिक में होते हैं। फिर से ये 6वीं 7वीं बार रिवाइज कर रहा हूं कि बच्चों हमारे आसपास जो चीजें दिखती हैं ये सब पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ शुद्ध रूप में तत्वों से बना होता है, और तत्व का सबसे छोटा रूप होता है परमाणु। ठीक है, और परमाणु तीन चीजों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देखना चाहें तो जो परमाणु होता है उसका एक नाभिक होता है, उसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होती हैं, कक्षाएं होती हैं, उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक परमाणु कैसा दिखता है। परमाणु के बीच में नाभिक होता है, और नाभिक के चारों तरफ ऑर्बिट, कक्षा होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है नाभिक के अंदर रहता है। ठीक है, ठीक है, ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी।
अब आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, आगे हम लोग बात करते हैं। अब आगे क्या बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई तत्व है, जैसे मान लीजिए बच्चों एक तत्व हमने ले लिया कि सोडियम है, सोडियम एक तत्व है, ठीक है, सोडियम को हमने Na से लिख लिया बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब ये, तो कभी भी आप सोडियम तत्व को या दुनिया में कोई भी तत्व है उसको अगर आपने लिखा हुआ देखा होगा, किसी किताब में लिखा हुआ देखा होगा, तो किताब में लिखे हुए लिखा हुआ जब भी आप देखते होंगे बच्चों, तो आपको नीचे की तरफ उस तत्व, वो तत्व का जो सिंबल है वो लिखा रहता होगा और उसके नीचे कुछ अंक लिखे दिखे होते होंगे, ऐसे अंक लिखे होते हैं, ऐसे अंक लिखे होते हैं, ये जरूर देखा होगा, ऐसे सोडियम का देखा होगा, ऐसे कार्बन का देखा होगा, ऐसे जरूर लिखे होते हैं, 100% ऐसे ही लिखे होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो अगर कोई भी तत्व है और उसके तत्व लिखा हुआ है और उसके ऊपर नीचे कुछ अंक लिखे हुए हैं, तो ये इसका क्या मतलब होता है इसे समझ लीजिए। तो ये बच्चों, ये जो आपको ये अंक दिखाई पड़ रहा है, ये वाला जो अंक दिखाई पड़ रहा है जो नीचे की तरफ किसी तत्व के लिखा होता है, इसे हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे क्या बोला जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है बच्चों, इसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है, इसे एटॉमिक नंबर के नाम से जाना जाता है। और ये जो परमाणु क्रमांक होता है ना बच्चों, एटॉमिक नंबर होता है, जो नीचे जो अंक लिखे होते हैं उन्हें परमाणु क्रमांक कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और ये जानते हो क्या दर्शाते हैं, ठीक है, मजा आ जाएगा जानकर, ये जानते हो क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं कि हमारे उस सोडियम में या जो तत्व वहां पे लिखा हुआ है उस तत्व में कितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों के नंबर को दर्शाता है ये परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो ये जो परमाणु क्रमांक दर्शाता है, क्या दिखाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दर्शाता है। क्या दर्शाता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब अगर 11 नंबर वहां लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस एटम के नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन मौजूद हैं बच्चों, 11 प्रोटॉन मौजूद हैं, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 11, और नंबर ऑफ प्रोटॉन सोडियम में कितने मौजूद होते हैं बच्चों, 11 मौजूद होते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल 100% क्लियर हो गई होगी। तो आप किसी भी तत्व का आप देख लीजिएगा तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कार्बन का मान लीजिए, कार्बन का 6 लिखा हुआ है, ऐसे 6 12 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये परमाणु क्रमांक कहलाता है और ये दिखाता है कि उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन मौजूद हैं, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ऊपर की तरफ ये जो दिख रहा है ये क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोला जाता है द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, द्रव्यमान संख्या, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, मास नंबर कहा जाता है या द्रव्यमान संख्या कही जाती है। अब ये जो द्रव्यमान संख्या होती है ये क्या दर्शाती है, ये क्या दर्शाती है, तो ये दर्शाती है कि कितने इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हैं, कितने इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये दर्शाती है। तो द्रव्यमान संख्या की क्या दर्शाती है बच्चों, द्रव्यमान संख्या मास नंबर दिखाती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कितने हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कितने हैं। तो द्रव्यमान संख्या क्या दर्शाती है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कितने हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चों ये बताओ कि अगर बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स, बिल्कुल कलम चलनी नहीं चाहिए, कलम चलेगी तो दुर्घटना घटेगी, इसलिए ध्यान से यहां पर देखिएगा, ठीक है। तो अगर बच्चों आपको पता है प्रोटॉन, इधर ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो कितने हैं, 23 हैं, यहां पर देख रहे हो ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 23 हैं, और आपको पता ये भी है कि प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, यहां से दिख रहा है 11 है। तो अगर 11 प्लस n इज इक्वल टू 23 कर दिया जाए, ठीक है, मतलब आपको प्रोटॉन पता है, न्यूट्रॉन नहीं पता है, ठीक है, कुल मिलाकर दोनों कितने होते हैं ये भी पता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल सकती है कि नहीं निकल सकती। इस 11 को 23 इधर की तरफ ले जाओ तो 23, ये 11 है ना, इस 11 को इधर, अगर न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालनी है तो इस 11 को इधर लेकर जाओगे तो ये 23 माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 12, यानी न्यूट्रॉन की संख्या सिंपल मैथ की मदद से निकाली जा सकती है। तो हमें क्या पता, पहले से ही पता था, क्या पता था बच्चों, हमें प्रोटॉन पता था, अब हमें क्या पता हो गया, न्यूट्रॉन भी पता हो गया। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि अगर सोडियम एटम है तो सोडियम एटम में प्रोटॉनों की
संख्या हो गई 11, पहले से पता थी। फिर हमने जो है इस सिंपल मैथमेटिक्स की मदद से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की ऑलरेडी पता है, तो उसको सिंपल मैथ से निकाल दिया कि न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। ठीक है, 12 है, तो इसका मतलब हमें सोडियम में प्रोटॉन की संख्या भी पता है और न्यूट्रॉन की संख्या भी पता हो गई सिंपल मैथमेटिक्स की मदद से। सो सर इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये कैसे पता होगा? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल याद रखिएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इसका मतलब कि प्रोटॉन यहां पर कितना है? 11 है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 11 ही होगा। ठीक है, 11 ही होगा। इस तरह से आपको यह पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने हैं? 11 हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको निकाल दिया। सोडियम प्रोटॉन ऑलरेडी पता था, ठीक है, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर 23 थे और प्रोटॉन ऑलरेडी पता था, तो सिंपल मैथमेटिक्स से न्यूट्रॉन की संख्या निकाल ली और ये पता होगी, और ये बात 100% होती है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस सिंपल बात से, सिंपल कॉन्सेप्ट से ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं। तो ओवरऑल जब सोडियम के बारे में बात होगी तो सोडियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, ये मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया। अब इसी तरीके से बच्चों अगर एग्जांपल के तौर पर देख लिया जाए कार्बन को, तो कार्बन में जल्दी से बता दो बच्चों, मुझे लगता है हर बच्चा मेरा, जाए नॉन साइंस साइंस सब बच्चा, नॉन साइंस वाले तो और तेजी से बताएंगे कि बता दो कि इसमें प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। जल्दी से बता दो, मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर बता दो। ठीक है, कि न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। बिल्कुल सिंपल यही कॉन्सेप्ट लगाकर जल्दी बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद। देखो मेरे और जो लोग नॉन साइंस स्टूडेंट हैं वो नॉन साइंस स्टूडेंट भी लिखते जाएं कि मैं नॉन साइंस स्टूडेंट हूं और मुझे ये कॉन्सेप्ट पता हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कितने शानदार। कौन कहता है साइंस साइंस जो है वो क्या बोलते हैं बहुत टफ है? कौन कहता है कि साइंस बहुत ही कंसेप्चुअल होती है? कौन कहता है यार? मेरे बच्चों ने गलत साबित कर दिया, सब कुछ आता है सही से। आप पढ़िए लिखिए अच्छे तरह से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। देखो सबने बता दिया। थैंक यू प्रिया। बहुत बढ़िया, शक्षिल हसनीवा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुद दिल खुश हो गया, सही बता रहा हूं, मेरा दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है, मुझे दिल से आज खुशी हो रही है और मुझे पहले से भी खुशी थी, तुम लोगों पर गर्व था, लेकिन और गर्व हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों बच्चों बिल्कुल सिंपल सी चीज थी, बिल्कुल आपको समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू भैया, सानिया, जादी जादी। ठीक है बच्चों, अब बहुत अच्छे से आपका आंसर निकल आया। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से दुनिया में अब किसी भी तत्व को दे दिया जाए बच्चों, तो आप उन तत्वों को आसानी से निकाल सकते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, जिन लोगों ने नोट नहीं किया है जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद अब हर तत्व का आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जल्दी से, आपको 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से जिन लोगों ने नोट नहीं किया जल्दी से नोट कर लीजिए।
कोई बात नहीं प्रीति, थैंक यू सो मच प्रीति। दिव्या पांडे, कोई बात नहीं, क्लियर नहीं किया गया, अब क्लियर हो रहा है तो अब अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब जागो तभी सवेरा। हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया तो अब दूसरे कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते हैं, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस दुनिया में कुछ एटम ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ तत्व ऐसे, दो तत्व ऐसे होते हैं, मान लीजिए एक तत्व है एक्स और एक तत्व है वाई, ठीक है। तो दो तत्व ऐसे होते हैं, अच्छे से समझिएगा बच्चों। थैंक यू नरगिस। इधर देखो बेटा, ठीक है, इधर देखिएगा। अब अब इधर देखिएगा कि मान लीजिए दो तत्व होते हैं, ठीक है, दो तत्व होते हैं। अब ये जो दो तत्व होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर मान लीजिए कि एक का नंबर जो है मान लो कि 2 है, ठीक है, और इसका भी एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है, और इसका मास नंबर कुछ और है, मान लीजिए इसका 10 है और इसका मान लो कि 12 है, ठीक है। तो दो तत्व ऐसे दो दुनिया मतलब इस धरती पर या ब्रह्मांड में पाए जाने वाले वे दो तत्व जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो समान होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों? समान होता है, लेकिन उनका जो मास नंबर होता है ना, उनका मास नंबर यानी कि जो द्रव्यमान संख्या होती है, ध्यान समझिएगा बच्चों, जिनकी द्रव्यमान संख्या असमान होती है, ठीक है, जो परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? असमान होती है। तो ऐसे तत्वों को जानते हो क्या बोला जाता है? ऐसे तत्वों को हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं, या क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्या बोला जाता है बच्चों? समस्थानिक कहा जाता है, या उन्हें क्या बोला जाता है? आइसोटोप्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आइसोटोप्स कहा जाता है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या असमान हो तो उन्हें हम लोग एक दूसरे का समस्थानिक या आइसोटोप कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 रूप पाए जाते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, यानी ये 3 रूप इस धरती पर मौजूद होते हैं, ठीक है। देखिए परमाणु क्रमांक समान है तीनों का, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है, तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? ये हाइड्रोजन के समस्थानिक कहे जाएंगे। इसी तरीके से कार्बन 6 है, कार्बन 12 है, कार्बन 6 है, कार्बन 14 है। इस तरीके से द्रव्यमान, तो कार्बन के भी जो है वो समस्थानिक होते हैं, जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14। तो कार्बन मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। इसी तरीके से बच्चों अगर हम यूरेनियम को देखें, यूरेनियम को, तो
तो यूरेनियम का 233 भी पाया जाता है, यूरेनियम का बच्चों 235 भी पाया जाता है, और यूरेनियम का जो है 238 भी पाया जाता है। यानी कि ये यूरेनियम के समस्थानिक हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 233, 235 और 238 हो सकती है। तो बच्चों समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या असमान होती है। ठीक है, उन्हें हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप मैंने दिखाए, कार्बन के दिखाए, यूरेनियम के दिखाए, ऐसे और भी जो है तत्वों के आइसोटोप्स पाए जाते हैं। इनका बड़ा अभी आगे आपको बड़ा यूज मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो समस्थानिक क्या होते हैं 100% आपको मेरे बच्चों क्लियर हो गया होगा। इसको भी नोट कर लीजिए, इसका भी एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। बिल्कुल क्लियर है बच्चों? ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर है। एटम सेम होंगे तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। कियारा नोट कर लीजिए इसे। जरूरी नहीं कि सभी तत्वों के समस्थानिक होते हैं, लेकिन कुछ तत्वों के समस्थानिक होते हैं। ये प्रकृति है, प्रकृति में अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, तो वो समस्थानिक होते हैं, कुछ के होते हैं कुछ के नहीं होते हैं। सोनू कुमार। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब बच्चों अब बच्चों अब इधर देखिएगा, कॉन्सेप्ट देखिएगा। अब देखिए बच्चों, ये मैंने आपको यहां पर अभी थोड़ी देर पहले बच्चों बताया कि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया। ठीक है, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया में बड़ा एटम टूटता है, छोटे एटम में बदलता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु विखंडन की प्रक्रिया बोलते हैं। तो यहां पर परमाणु विखंडन की प्रक्रिया को हम लोग समझने के लिए समझिएगा, मैंने क्या बताया। हाँ, हाँ, मोस्ट प्रोबली सोनू कुमार जायसवाल ज्यादातर के जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। अब इधर देखिएगा बच्चों, इस धरती पर कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, धरती पर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके अंदर से कुछ रेडिएशन निकलता है, यानी कि उनके अंदर से रेडियो एक्टिविटी शो होती है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब यह होता है कि उनके अंदर मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, लगातार ऊर्जा में परिवर्तित होता रहता है। क्या होता है? द्रव्यमान हमेशा ऊर्जा में परिवर्तित होता रहता है और अलग अलग रूप में वो ऊर्जा निकलती है। कभी कभी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऊर्जा अल्फा बीटा गामा कणों के रूप में निकलती है। तो ऐसे जो तत्व होते हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं या रेडियो धर्मी पदार्थ बोलते हैं। तो इस धरती पर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनके अंदर, ठीक है ध्यान से समझिएगा बिल्कुल अच्छे से बच्चों, जिनके अंदर से लगातार, मान लीजिए कोई भी तत्व है, मान लीजिए ए तत्व है, तो उस तत्व के अंदर से लगातार अल्फा, ठीक है, जिनके अंदर से लगातार क्या होता है बच्चों? अल्फा, ठीक है, बीटा
और साथ ही साथ गामा जो है वो कण या किरणें निकलती रहती हैं। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान जो है उनका, यानी कि जो उनका मास है वो लगातार ऊर्जा में परिवर्तित होता रहता है। द्रव्यमान किस में परिवर्तित होता रहता है? ऊर्जा में परिवर्तित होता रहता है। तो याद रखिएगा, दुनिया में बहुत कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनमें लगातार द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है और ऊर्जा अल्फा बीटा गामा जैसे कणों के रूप में या किरणों के रूप में निकलती रहती है। तो इस तरीके के जो पदार्थ धरती पर पाए जाते हैं बच्चों, उन्हें हम लोग रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियोधर्मी पदार्थ या रेडियो एक्टिव मटेरियल कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है, उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा क्या कहा जाता है इन्हें? अल्फा, ठीक है, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा रूप में ये निकलते रहते हैं। ठीक है, तो ये इन्हें ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, इनमें से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, और ठीक है, और टूट कर हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग विखंडनीय पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विखंडनीय पदार्थ बोलते हैं। विखंडनीय पदार्थ या फिसाइल मटेरियल कहा जाता है। क्या बोला जाता है उन्हें बच्चों? ध्यान से समझिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिसाइल मटेरियल कहा जाता है। फिसाइल मटेरियल क्या होते हैं कि जब कभी भी किसी भी कोई विखंडनीय पदार्थ होता है, तो अगर हम उन विखंडनीय पदार्थों पर अगर तीव्र गति से, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों बहुत अच्छी तरीके से, कोई भी विखंडनीय पदार्थ वो पदार्थ होता है जिस पर अगर हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करें, न्यूट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अगर तेजी से न्यूट्रॉन को इस पर हिट करेंगे, तेजी से इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे, तेजी से न्यूट्रॉन से हम इसको हिट करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में यह आसानी से टूट जाता है और टूटकर हमें ऊर्जा प्रदान कर देता है। ठीक है, ऊर्जा प्रदान कर देता है। तो ऐसे तत्वों को हम लोग विखंडनीय पदार्थ कहते हैं, फिसाइल मटेरियल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फिसाइल मटेरियल कहते हैं, विखंडनीय पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे विखंडनीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे विखंडनीय पदार्थ होते हैं जैसे यूरेनियम का आइसोटोप होता है 233। ठीक है, यूरेनियम 233, यूरेनियम 233 विखंडनीय है, यानी अगर इस पर हम न्यूट्रॉन को तेजी से हिट करें, इसके नाभिक पर न्यूट्रॉन को तेजी से हिट करें, तो यह टूट कर हमें ऊर्जा प्रदान कर देगा। तो ये कहलाएंगे विखंडनीय पदार्थ। यूरेनियम 233 क्या है बच्चों? विखंडनीय पदार्थ है। इसके अलावा यूरेनियम 235, ठीक है, 235 ये भी एक विखंडनीय पदार्थ है। ठीक है, अगर इसके न्यूट्रॉन अगर इसकी नाभिक पर हम हिट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में ये टूटकर हमें ऊर्जा प्रदान कर देगा। ठीक है, ये टूट जाएगा, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा और हमें जल्दी से और हमारे हिसाब से हमें ऊर्जा मिल जाएगी। तो ये भी विखंडनीय पदार्थ हो जाता है। इसके अलावा प्लूटोनियम 239, ठीक है, प्लूटोनियम 239 ये भी एक विखंडनीय पदार्थ है, ये भी टूटेगा और ऊर्जा हमें दे देगा। तो मैंने क्या बताया बच्चों कि इस धरती पर कुछ तत्व ऐसे पाए जाते हैं जिनके नाभिक अनस्टेबल होकर, यानी कि जिनके जो टूटकर हमेशा उनका द्रव्यमान हमेशा ऊर्जा में परिवर्तित होता रहता है, अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा कण या तरंगे उत्पन्न करते रहते हैं। तो ऐसे पदार्थों को रेडियोधर्मी पदार्थ बोलते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ को अगर हम विभाजित करें तो दो तरीके के हो सकते हैं। एक विखंडनीय पदार्थ होता है, फिसाइल मटेरियल होते हैं, जिन पर अगर हम न्यूट्रॉन, जिनके नाभिक पर अगर हम न्यूट्रॉन की बमबारी करें, जिनके नाभिक पर हम न्यूट्रॉन की बमबारी करें, 3 बार बोल रहा हूं, जिनके नाभिक पर अगर न्यूट्रॉन की बमबारी करें तो उनका नाभिक टूट जाता है और हमें ऊर्जा दे देता है। तो ऐसे पदार्थों को विखंडनीय पदार्थ कहते हैं। तो उसका उदाहरण क्या हो गया? उसका उदाहरण हो गया यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239। ये सब क्या होते हैं बच्चों? विखंडनीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कि आसानी से टूटकर हमें ऊर्जा नहीं देते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अविखंडनीय पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अविखंडनीय पदार्थ के रूप में उन्हें जाना जाता है। ठीक है, अविखंडनीय पदार्थ या उन्हें क्या बोला जाता है? नॉन
फिसाइल मटेरियल, क्या कहा जाता है, नॉन फिसाइल मटेरियल के रूप में उन्हें जाना जाता है, अविखंडनीय पदार्थ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये अविखंडनीय पदार्थ क्या होते हैं बच्चों, अगर ये अविखंडनीय पदार्थ ऐसे होते हैं कि अगर इन पर तुम न्यूट्रॉन की बमबारी करोगे तो न्यूट्रॉन की बमबारी इनके नाभिक में करने की वजह से ये टूटेंगे नहीं बल्कि किसी दूसरे तत्व में बदल जाएंगे, किसी दूसरे तत्व में बदल जाएंगे और ये टूटकर हमें ऊर्जा नहीं देंगे, डायरेक्ट टूटकर ऊर्जा नहीं देंगे। जब इनको हिट करोगे न्यूट्रॉन से तो ये एक तत्व से किसी दूसरे तत्व में बदल जाएंगे। ठीक है, लेकिन टूटकर डायरेक्ट आपको ऊर्जा नहीं देंगे। तो ऐसे पदार्थों को अविखंडनीय पदार्थ बोलते हैं या नॉन फिसाइल मटेरियल बोलते हैं। उदाहरण क्या हो गया इसका, इसका उदाहरण हो गया यूरेनियम 238। ठीक है, यूरेनियम 238 यानी कि यूरेनियम का दूसरा आइसोटोप। इसके अलावा थोरियम 232, थोरियम 232 ये भी क्या है, अविखंडनीय पदार्थ है। यानी कि इनको डायरेक्ट अगर न्यूट्रॉन्स की बमबारी हम लोग करें तो न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर ये जो अविखंडनीय पदार्थ हैं ये टूटकर, ये जो है वो हमको डायरेक्ट टूटकर ऊर्जा नहीं देते हैं बल्कि दूसरे तत्वों में बदल जाते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अविखंडनीय पदार्थ या नॉन फिसाइल मटेरियल के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे जो भी साइंस स्टूडेंट, नॉन साइंस स्टूडेंट, ठीक है, सबके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए नई बात होगी। तो मुझे लगता है सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम लोग देखें तो दो तरीके से पदार्थ पाए जाते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ विखंडनीय होते हैं, कुछ अविखंडनीय होते हैं। ठीक है, कुछ डायरेक्ट टूटकर हमें ऊर्जा देते हैं और उन्हें विखंडनीय पदार्थ बोलते हैं, और कुछ टूटकर ऊर्जा ना देकर बल्कि किसी दूसरे मटेरियल में बदल जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेनियम 238। उन्हें अविखंडनीय पदार्थ, जैसे उदाहरण यूरेनियम 238 और थोरियम 232 है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों कि अविखंडनीय पदार्थ और विखंडनीय पदार्थ क्या होते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। जल्दी बताइए बच्चों, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर, मजा आ रहा है ये सारी चीजें जानकर। बिल्कुल नोट कर लीजिए बच्चे, नोट करने के लिए मैंने छोड़ा हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे सर यूरेनियम, एक लोगों ने कहा यूरेनियम दोनों में आता, नहीं बेटा, दोनों यूरेनियम अलग अलग हैं, दोनों यूरेनियम के आइसोटोप अलग है। विखंडनी में दो यूरेनियम के आइसोटोप आते हैं, 33 और 35, और अविखंडनीय पदार्थ में यूरेनियम का दूसरा आइसोटोप आता है जो यूरेनियम 238 है। नहीं, न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं बबीता। नोट कर लो बच्चों।
हो गया बच्चों? हो गया बच्चों? बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, इस दुनिया में ध्यान से समझिएगा, अब बिल्कुल पेन रोक दीजिए, नोट हुआ हो तो भी और ना नोट हुआ हो तो भी सुनिएगा। दुनिया में जैसे यूरेनियम, ध्यान से समझिएगा, यूरेनियम 233 है, ठीक है, यूरेनियम 235 है और यूरेनियम 238 है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेचुरल तरीके से यूरेनियम 233 इस धरती पर नहीं पाया जाता, मतलब पाया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। 0.0000001% के करीब पाया जाता है, तो हम इसे जीरो मान लेते हैं कि ये नेग्लिजिबल, पाया ही नहीं जाता, यानी प्राकृतिक रूप से यूरेनियम 233 नहीं पाया जाता। ध्यान से समझिएगा, यूरेनियम 235 जो पाया जाता है वो मात्र पूरे यूरेनियम का 0.7% पाया जाता है, ठीक है। और यूरेनियम 238 जो पाया जाता है वो पाया जाता है 99.3%, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप इस धरती पर मौजूद है? यूरेनियम 238, ठीक है, जबकि बहुत थोड़ी मात्रा में यूरेनियम 235 मौजूद है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूरेन ध्यान से समझिएगा, लॉजिक का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। यूरेनियम 238 सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन ध्यान से देखिए तो वो कैसा है, वो अविखंडनीय है, यानी ये टूटकर हमें ऊर्जा डायरेक्ट नहीं दे सकता है। समझिएगा बच्चों, ये डायरेक्ट टूटकर हमें ऊर्जा नहीं दे सकता है। तो जब डायरेक्ट टूटकर हमें ऊर्जा ही नहीं दे सकता है तो हमारे लिए बेकार हो गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हमारे लिए बेकार हो गया। और जो यूरेनियम 233 जो हमें डायरेक्ट टूटकर ऊर्जा देता है वो प्राकृतिक रूप से पाया ही नहीं जाता। यूरेनियम 235 जो डायरेक्ट हमें ऊर्जा देता है वो पाया तो जाता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है, सिर्फ 0.7% है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि धरती पर जो कीमती है वो बहुत कम पाया जाएगा। धरती पर जो कीमती है वो उसकी कीमत ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो बहुत कम पाया जाता है। तो यूरेनियम 233 पाया ही नहीं जाता, 35 पाया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि यूरेनियम 238 भरा पड़ा है, ठीक है, लेकिन वो अविखंडनीय है, वो टूटकर हमें ऊर्जा नहीं दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों, थोरियम 232, अगर थोरियम 232 की बात करूं जो यहां पर है, अगर हम भारत की बात करें बच्चों, तो थोरियम 232 हमारे पूरे देश के हर एक मतलब यहां से ले चले जाएं कि अगर केरला में चले जाएं तो केरला के आप उसमें जाइए, समुद्र के किनारे यानी तट पर जाइए, केरला के तट पर जाइए, तमिलनाडु के तट पर जाइए, आंध्र प्रदेश के तट पर जाइए, उड़ीसा के तट पर जाइए, तो आपको जब इनके तटों पर जाएंगे, इनके बीचेस पर जाएंगे, तो आपको काली कलर की रेत दिखाई पड़ेगी, ऐसे काली कलर की रेत दिखाई पड़ेगी। तो केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु, सब जगह ऐसे काली कलर की रेत दिखाई पड़ेगी। ये जो काली रेत है बच्चों, ये जो काली रेत है, ये काली रेत को हम लोग बोलते हैं मोनोजाइट सैंड। क्या कहा जाता है? मोनोजाइट
मोनोजाइट बालू कहा जाता है या मोनोजाइट रेत कहा जाता है। और ये जो मोनोजाइट रेत होती है बच्चों, इसी के अंदर पाया जाता है थोरियम। तो जरा सोचिए मेरे बच्चों कि ये थोरियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो थोरियम हमारे कितना बड़ा हमारा तट है, कितना बड़ा हमारा तट है। और अगर इन तटों के अंदर थोरियम पाया जाता है, इनकी बालू में, इनकी रेत में अगर थोरियम पाया जाता है, तो सोचिए इतना जो थोरियम होगा, इतना थोरियम होगा कि एक अंदाजा लगाया गया कि अगर थोरियम को तोड़कर हम ऊर्जा प्राप्त करना शुरू सीख जाए तो बच्चों इस धरती पर अगले 1000 सालों तक भारत को किसी दूसरे ऊर्जा स्रोत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी इतना हमारे पास थोरियम है, इतना हमारे पास थोरियम है बच्चों कि अगर हम इस थोरियम को यूज करना सीख जाएं तो अगले 1000 साल तक हमें किसी भी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन समस्या फिर वहीं आके ठहर जाती है। क्या ठहर जाती है बच्चों? ठहर ये जाती है कि जो थोरियम होता है वो अविखंडनीय है, यानी कि डायरेक्ट टूटकर हमें ऊर्जा नहीं देगा। तो क्या किया जाए बच्चों? यूरेनियम 238 बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है लेकिन अविखंडनीय है। थोरियम 235 भारत के पास बहुत ज्यादा है लेकिन अविखंडनीय है। तो क्या करें बच्चों? तो वैज्ञानिकों ने देखा बच्चों कि जब हम, ठीक है, जब हम, ध्यान से समझिएगा, जब हम अविखंडनीय पदार्थ को, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अविखंडनीय पदार्थ को यानी नॉन फिसाइल मटेरियल को, ठीक है, अगर हम इस पर अविखंडनीय पदार्थ पर हम न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, अगर न्यूट्रॉन को हिट करते हैं तो ये अविखंडनीय पदार्थ क्या होता है बच्चों? मैंने क्या बताया था? किसी दूसरे तत्व में बदल जाता है। तो जानते हो ये देखा गया कि अगर हम कंट्रोल तरीके से, अगर नियंत्रित तरीके से अगर हम न्यूट्रॉन की बमबारी अविखंडनीय पदार्थों पर करते हैं तो ये अविखंडनीय पदार्थ किसमें बदल जाते हैं? विखंडनीय पदार्थों में बदल जाते हैं। मतलब क्या है सर? मतलब ये है बच्चों कि जब कभी भी, ठीक है, हम यूरेनियम 238 लिया हमने, ये कैसा है? अविखंडनीय है। यूरेनियम 238 को जब हम न्यूट्रॉन से हिट करते हैं तो देखा यह गया कि न्यूट्रॉन को हिट करने की वजह से, न्यूट्रॉन से हिट करने की वजह से ये यूरेनियम 238 बदल जाता है बच्चों एक दूसरे तत्व में, जिसे हम लोग प्लूटोनियम 239 कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूटोनियम 239 कहते हैं। और जब यह देखा गया बच्चों कि थोरियम 232 जो कि क्या है? अविखंडनीय है, लेकिन जब हम इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो न्यूट्रॉन की बमबारी करने की वजह से यह थोरियम 232 बदल गया यूरेनियम 233 में, यूरेनियम 233 में बदल गया। मतलब यूरेनियम 233 नेचुरल तरीके से नहीं पाया जाता, प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, लेकिन बच्चों हम यूरेनियम 233 को लैब में नियंत्रित तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? थोरियम 232 पर न्यूट्रॉन की बमबारी करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह वैज्ञानिकों का एक तरीका है, वैज्ञानिकों की एक खोज है, वैज्ञानिकों की एक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक यूज करते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन की बमबारी करके अविखंडनीय पदार्थों को विखंडनीय पदार्थों में बदला जाता है। न्यूट्रॉन को बमबारी अगर हम यूरेनियम 238 पर करेंगे तो वो प्लूटोनियम में बदल जाता है, और प्लूटोनियम तो आपको पता ही है कि कैसा है? विखंडनीय पदार्थ है, ये देख लो। और इसी जगह पर हम लोग थोरियम 232 जो कि अविखंडनीय था, लेकिन अगर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं उस पर तो वो यूरेनियम 233 में बदल जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अविखंडनीय पदार्थों को हम ऐसे वेस्ट नहीं जाने देते, बल्कि हम न्यूट्रॉन की बमबारी करके अविखंडनीय पदार्थों को विखंडनीय पदार्थों में परिवर्तित कर लेते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, यानी कृत्रिम तत्व रूपांतरण कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कृत्रिम तत्व रूपांतरण की प्रक्रिया कहा जाता है। कृत्रिम तत्व रूपांतरण या आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कहा जाता है, आर्टिफिशियल
ट्रांसम्यूटेशन की प्रक्रिया के नाम से इसे जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे लगता है कोई भी बच्चा इस बात को बता सकता है कि आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन या कृत्रिम तत्व रूपांतरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो आप बताइएगा कि कृत्रिम तत्व रूपांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें कृत्रिम तत्व रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम न्यूट्रॉन की बमबारी करके अविखंडनीय पदार्थों को विखंडनीय पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। जैसे यूरेनियम को हम प्लूटोनियम में बदल देते हैं, यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में बदल देते हैं, थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदल सकते हैं। तो इसे ही बोला जाता है कृत्रिम तत्व रूपांतरण। तो अब बच्चों ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि जो धरती पर नहीं कम पाया जाता है, ठीक है, उसको तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो धरती पर ज्यादा भी पाया जाता है लेकिन यूज का नहीं था, उसको भी हम यूजफुल बना लेंगे, उसको भी हम काम का बना लेंगे। जो बेकाम का होगा उसको भी काम का बना लेंगे। तो कृत्रिम तत्व रूपांतरण कौन सी प्रक्रिया है? मुझे लगता है कि यहां पर हर बच्चे को यह बात समझ में आ गया होगा। पहले बबीता कुमार जो समझा रहा हूं समझ लो, फिर परमाणु बम बनाना, ठीक है, थोड़ा सा उस पर काम किया करो, बीच बीच में कमेंटबाजी मत किया करो, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? बताओ, कृत्रिम तत्व रूपांतरण की प्रक्रिया सबको समझ में आ गई? जल्दी बताइए बच्चों, मजा आ रहा है ये सारी बातें जानकर? बहुत सारे साइंस स्टूडेंट भी हतप्रभ होंगे कि ये भी सब चीजें होती हैं क्या, ठीक है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हो गया बच्चों? बहुत बढ़िया। नोट कर लीजिए इसे। बहुत बढ़िया दिव्या। हो गया बच्चों? चलिए, तो इसका मतलब हम कृत्रिम तत्व रूपांतरण की जो प्रक्रिया है उसे सीख गए, जान गए कि कैसे होता है। देखो कैसे ये रेडियोधर्मी पदार्थ वगैरह कैसे पाए जाते हैं। देखो इसको, ये सब जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, देखो ये ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनमें से गामा रेडिएशन निकलता है जो आपको चीर कर रख सकता है। गामा रेडिएशन जो निकलता है, गामा कण जो निकलते हैं, वो मोटी लोहे की अगर दीवार हो तो उसको भी चीरकर आर पार निकल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही खतरनाक तत्व होते हैं।
चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। कृत्रिम तत्व रूपांतरण की प्रक्रिया क्या होती है ये भी समझ में आ गया कि भैया विखंडनीय पदार्थों को तो हम यूज करेंगे ही, और अगर जो अविखंडनीय पदार्थ होंगे उनको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, अब बच्चों आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अच्छा, इसको भी नोट कर लीजिए, ये काली रेत मोनोजाइट रेत कहलाती है और इसमें थोरियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ, हमारी कोशिकाएं जल जाएंगी अगर यूरेनियम के संपर्क में आएंगे तो। इन इन राज्यों में पाई जाती हैं, ये नोट कर लीजिएगा। हाँ, बच्चे की बॉडी में नहीं, माँ के दूध में भी मिला है। थोरियम पाया जाता है, थोरियम। हो गया बच्चों? हो गया ये? बहुत बढ़िया। ठीक, हाँ संभाविक भी होता है लेकिन यहां पर उसका यूज नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं बच्चों। अब इस धरती पर अब इस धरती पर बच्चों यूरेनियम पाया तो जाता है, ध्यान से देखिएगा। अब इस धरती पर बच्चों यूरेनियम तो पाया जाता है, लेकिन ये जो यूरेनियम होता है, ठीक है ध्यान से देखिएगा, इस धरती पर बच्चों यूरेनियम पाया तो जाता है, लेकिन ये जो धरती पर यूरेनियम पाया जाता है, इस ये यूरेनियम ऐसे नहीं पाया जाता है कि यूरेनियम 238 कहीं पाया जाता है और यूरेनियम 235 कहीं पाया जाता है। जैसे एक लोग अभी सवाल पूछ रहे हैं
कि माँ के दूध में जो यूरेनियम पाया जाता है उसमें यूरेनियम का कौन सा रूप है, समस्थानिक कौन सा है। तो ऐसा नहीं होता है कि यूरेनियम का जो है वो कहीं पाया जाएगा तो यूरेनियम 235 एक जगह पाया जाएगा, 238 वहां पाया जाएगा, माँ के दूध में यूरेनियम का 235 होगा और सब जगह पे यूरेनियम 238, ऐसा नहीं होता। यूरेनियम जहां पाया जाता है वो एक रूप में होता है, उसी के अंदर यूरेनियम 233, 35, 38 तीनों मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। तो मान लीजिए कि कहीं पर भी आपको खनन करके आप यूरेनियम लेकर आए, तो इस यूरेनियम में बच्चों ये जो यूरेनियम, मान लीजिए यूरेनियम का एक कह सकते हैं इकट्ठा, मतलब एक मतलब कहीं से हम ये यूरेनियम खनन करके उसको हम लेकर आए, तो इसमें जो यूरेनियम 235 होगा बच्चों, वो यूरेनियम 235 बहुत कम होगा। मैंने आपको बताया कि बहुत कम मात्रा में यूरेनियम 235 है। बाकी जो इसके अंदर भरा क्या हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है यूरेनियम 238। तो अगर हम यूरेनियम का एक छोटा सा टुकड़ा हम कहीं से हमें मिल जाता है, तो इसके अंदर ज्यादा मात्रा में क्या होगा बच्चों, इसमें ज्यादा मात्रा में क्या मौजूद होगा, यूरेनियम 238 मौजूद होगा। ठीक है, आपको पता है यूरेनियम 238 जो होता है वो 99.3% होता है। ठीक है, यूरेनियम 235 से 0.7% होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए कहीं पर भी आपको यूरेनियम मिला, ये हमारा नेचुरल यूरेनियम है, यानी कि ये जो है हमारा प्राकृतिक यूरेनियम है। उस प्राकृतिक यूरेनियम को हम लेकर आए, तो इस प्राकृतिक यूरेनियम के अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं। ठीक है, यूरेनियम 238 जो है मौजूद है लगभग लगभग 99.3%, और जो यूरेनियम 235 है वो मौजूद है लगभग 0.7%। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से मिलता है। ध्यान से समझिएगा, मजा आ जाएगा। इस बार जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं वो आपको इंटरनेशनल रिलेशन में भी काम आएगा। जब अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये बहुत डिस्कस होता है। तो मैंने कहा कि जो प्राकृतिक यूरेनियम होता है उसमें यूरेनियम 238 मौजूद होता है, और यूरेनियम 99.3% और यूरेनियम 235 होता है 0.7%। ठीक है बच्चों, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस प्राकृतिक यूरेनियम को हम डायरेक्ट जो है ऊर्जा के रूप में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ज्यादातर तो इसके अंदर नॉन फिसाइल मटेरियल है। यूरेनियम 238 है जो कि टूटता नहीं है, जो टूटकर ऊर्जा नहीं देता है, तो हम इसको डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। बल्कि क्या होता है बच्चों, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिनको हम लोग सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हें सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। उन सेंट्रीफ्यूज में हम लोग क्या करते हैं, उस सेंट्रीफ्यूज के अंदर इन मशीनों को, इस प्राकृतिक यूरेनियम को डालते हैं, और उस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर जब हम प्राकृतिक यूरेनियम को डालते हैं तो वो बहुत तेजी से घूमती है, बहुत तेजी से। जैसे प्राकृतिक यूरेनियम को डाल देते हैं और वो बहुत तेजी से घूमती है। ठीक है, उसे हम लोग सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। एक मिनट के अंदर लाखों बार वो घूमती है, बहुत ही मतलब बहुत खतरनाक मशीनें होती हैं वो। और वो क्या करती हैं कि यूरेनियम 238 से ये पूरा का जो पूरा प्राकृतिक यूरेनियम है उसमें से यूरेनियम 238 और 235 को अलग करती हैं। ठीक है, अब उनको अलग करती हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है बच्चों, एक ऐसी स्थिति आती है कि यूरेनियम 235 की जो मात्रा है थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो है, यानी यूरेनियम 238 को हम इसमें यूरेनियम 238 की यूरेनियम 235 की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मतलब कि यूरेनियम 238 तो ज्यादा मौजूद है, लेकिन इसमें कंपैरेटिवली क्या होता है कि थोड़ी सी मात्रा में फर्क आ जाता है। जब हम इसे बहुत तेजी से घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूज नाम की मशीन होती है, तो ये जो सेंट्रीफ्यूज नाम की मशीन होती है जब बहुत तेजी से घूमती है, तो यूरेनियम 238 जो इसके अंदर मौजूद होता है वो धीरे धीरे अलग होकर, उसको हम अलग कर लेते हैं, उसको हम निकाल कर बाहर कर देते हैं। और फाइनली क्या होता है बच्चों, फाइनली यूरेनियम 238 की मात्रा जो है जब बाहर हो जाती है, कम हो जाती है, उसको निकाल देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यूरेनियम 238 की मात्रा घट जाती है, और घट कर जो है लगभग लगभग 92 से 95%, 95 से 97% के करीब ही बचती है। ठीक है, सिर्फ कितनी बचती है, 95 से लेकर 97% बचती है। और यूरेनियम 235 की मात्रा जो मात्र 0.7% थी वो थोड़ा बढ़ जाती है, और ये बढ़ जाती है लगभग लगभग 3 से 5%। कितनी हो जाती है, 3 से 5%। तो यूरेनियम 238 को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालने पर
यूरेनियम 238 अलग होने लगता है, अलग होकर हम उसको बाहर कर देते हैं, जिससे फिर धीरे धीरे इसमें यूरेनियम 235 की कंपैरेटिव मात्रा, तुलनात्मक मात्रा बढ़ने लगती है। यानी यूरेनियम 238 निकल निकल के बाहर होता गया, तो इससे यूरेनियम 235 की मात्रा इसके अंदर बढ़ती गई। पहले थी यूरेनियम 238 99.3% और फिर बाद में हो गई 95 से 97% घटकर, और यूरेनियम 235 की मात्रा मात्र 0.7% थी, वो बढ़कर हो गई 3 से 5%। ठीक है, तो इस तरीके का जो यूरेनियम होता है इसे हम लोग बोलते हैं लो इनरिच्ड यूरेनियम। क्या बोला जाता है इसे बच्चों? लो इनरिच्ड यूरेनियम कहा जाता है, लो इनरिच्ड यूरेनियम कहा जाता है, लो इनरिच्ड यूरेनियम कहा जाएगा। और ये जो लो इनरिच्ड यूरेनियम होता है मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें यूज किया जाता है आपके परमाणु रिएक्टर में। परमाणु रिएक्टर में बिजली पैदा करने के लिए, परमाणु रिएक्टर में बिजली पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, लो इनरिच्ड यूरेनियम क्या होता है? जो प्राकृतिक यूरेनियम से तैयार किया जाता है, जिसमें यूरेनियम 238 की मात्रा, जो नेचुरल मात्रा होती है, उसको कम कर दिया जाता है और यूरेनियम 235 की मात्रा को कंपैरेटिवली बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे यूरेनियम को लो इनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं, जो परमाणु रिएक्टर में बिजली पैदा करने के लिए यूज की जाती है। तो यूरेनियम अगर आपसे कभी पूछा जाए लो इनरिच्ड परमाणु रिएक्टर में बिजली पैदा करने के लिए किस तरीके का यूरेनियम यूज करते हैं, तो आप बताइएगा लो इनरिच्ड यूरेनियम यूज करते हैं। कितना इसमें यूरेनियम 235 होता है? 3 से 5% होता है। नेचुरल में कितना होता है? सिर्फ 0.7% होता है। ठीक है, अब वही सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होती है बच्चों, उसी सेंट्रीफ्यूज मशीन को अगर हम और चलाते हैं और चलाते हैं और चलाते हैं और चलाते हैं, तो ये जो नेचुरल यूरेनियम होता है, इसमें से यूरेनियम 238 और निकलता है। ठीक है, अलग होता है, उसको हम निकालकर बाहर करते जाते हैं, बाहर करते जाते हैं, बाहर करते जाते हैं, बाहर करते जाते हैं। अब क्या होता है बच्चों कि यूरेनियम 200 जब हम सेंट्रीफ्यूज मशीन को चलाएंगे और तेजी से चलाएंगे और तेजी से चलाएंगे और तेजी से चलाएंगे और बहुत देर तक चलाते रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में यूरेनियम 238 निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, और जिससे क्या होगा कि यूरेनियम 235 की मात्रा क्या होगी कि बढ़ती जाएगी, यूरेनियम 238 की मात्रा घटती जाती है, और फाइनली होता क्या है बच्चों, यूरेनियम 238 की मात्रा घटकर, यूरेनियम 238 की मात्रा घटकर लगभग लगभग हो जाती है 10 से 20%। ठीक है, 10 से 20% हो जाती है, और यूरेनियम 235 जो कि पहले बहुत कम था, वो बढ़कर हो जाता है लगभग लगभग 80 से 90%। ठीक है, तो इस तरीके का यूरेनियम जो तैयार होता है उसे बोलते हैं बच्चों हाई इनरिच्ड यूरेनियम। क्या बोलते हैं? हाई इनरिच्ड यूरेनियम कहा जाता है, उसे हाई इनरिच्ड यूरेनियम के नाम से जानते हैं। और ये जो हाई इनरिच्ड यूरेनियम होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसी का यूज किया जाता है परमाणु बम में। क्या किया जाता है? परमाणु बम बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों ने जब ईरान और इजराइल वॉर हो रही थी, तो सब लोगों ने इल्जाम ईरान पर, सबने, इजराइल ने और अमेरिका ने क्या इल्जाम लगाया था कि ईरान जो है वो परमाणु इनरिचमेंट यानी न्यूक्लियर इनरिचमेंट या यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है। तो लोगों ने कहा अरे वो यूरेनियम, तो ईरान ने कहा हम यूरेनियम इनरिच कर रहे हैं, लेकिन हम लो इनरिच यूरेनियम बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इस यूरेनियम को परमाणु रिएक्टर में लगाकर और इससे बिजली पैदा करें, हम अपने लोगों की बिजली की समस्या दूर करना चाहते हैं। लेकिन इजराइल और अमेरिका ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हाई इनरिच्ड यूरेनियम तैयार कर रहे हो, तुम 80 से 90% वाला यूरेनियम तैयार कर रहे हो, और अगर तुम इसे तैयार कर लोगे तो तुम परमाणु बम बनाने की योजना बना रहे हो, और अगर तुम परमाणु बम बना लोगे तो हमारे ऊपर खतरा बन जाओगे, हमारे लोगों पर खतरा बन जाओगे। हमारे पास परमाणु बम है, मतलब इजराइल के पास परमाणु बम है, ठीक है, अमेरिका के पास परमाणु बम, हमारे पास रहें, हम तो दादा हैं, लेकिन तुम्हें हम नहीं बनाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बना लोगे तो हमारे ऊपर खतरा बन जाओगे। तो इसी को लेकर जो है अमेरिका और इजराइल ने क्या किया कि ईरान पर हमला कर दिया। वो जहां पर उनकी इनरिचमेंट फैसिलिटी थी, एक पहाड़ी के नीचे थी 200-300 मीटर, उस पर बम बरसाए जो है अमेरिका ने, हजारों टन के बम बरसाए कि वो तबाह और बर्बाद हो जाए। उनके जो सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं जिनमें ये
ये इनरिचमेंट किया जाता है, ठीक है, वो इनरिचमेंट मशीनें तबाह हो जाएं, जिससे कि वो 80 ये वाला हाई इनरिच यूरेनियम ना तैयार कर पाए। तो बच्चों इसी से ये एक ऐसा टॉपिक मैंने तुमको समझाया जो साइंस का टॉपिक तो है ही, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन में जो अभी एक बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट जो है वो ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में चल रहा था, उसको भी समझने में तुम्हें जो है वो समझने में तुम्हें मदद मिलेगी कि मेरे प्यारे बच्चों वहां पर लड़ाई ही इसी बात की थी कि ईरान कहता था नहीं भैया हम इनरिच कर रहे हैं, लेकिन हमारा इनरिचमेंट जो है वो लो इनरिचमेंट वाला है, जिसमें यूरेनियम की मात्रा हम इतनी यूरेनियम 235 की मात्रा इतनी बढ़ा देना चाहते हैं कि जिसका का उपयोग हम परमाणु रिएक्टर में कर सकें, बिजली पैदा करने के लिए कर सकें। लेकिन ईरान और उसने इजराइल और अमेरिका ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, जबकि अमेरिका की एक एजेंसी उसने ईरान ने उनको न्योता भी दिया था कि तुम आओ चेक कर लो हम लो इनरिच्ड यूरेनियम बना रहे हैं, और अमेरिका की एक पूरी टीम और यूनाइटेड नेशन की एक टीम गई भी थी, उसको चेक भी की थी, उन्होंने कहा था नहीं हमें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि वो हाई इनरिच्ड यूरेनियम बना रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी पर हमला करना हो, बड़े लोगों सीधी सी बात है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां पर जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है। तो अमेरिका और इजराइल ने जो है वो उस पर अटैक किया और उसके बाद जो है दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ गई थी। तो ये पूरा मैटर था, ये पूरा खेल था जो जिस पे बात हो रही थी, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, फिर से एक बार समझ लो कि प्राकृतिक यूरेनियम होता है, प्राकृतिक यूरेनियम में हमेशा यूरेनियम 238 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो कि नॉन फिसाइल होता है, 99.3% होती है। यूरेनियम 235 की मात्रा 0.7% होती है। उसी को कई तकनीक की मदद से, जिसमें सबसे बड़ी तकनीक है उसमें सेंट्रीफ्यूज तरीका होता है, सेंट्रीफ्यूज मशीनें होती हैं जो बहुत तेजी से घूमती हैं। जब यूरेनियम नेचुरल यूरेनियम को हम जो है उस सेंट्रीफ्यूज मशीनों में डालते हैं तो वो घूमती हैं तो यूरेनियम 238 को निकालकर बाहर कर देती हैं, जिससे धीरे धीरे यूरेनियम 238 की मात्रा घट जाती है और वो सिर्फ 95 से 97% बचता है 99.3% से, और यूरेनियम 235 की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है 0.7% से 3 से 5% तक यूरेनियम 235 हो जाता है। तो इसे बोलते हैं लो इनरिच्ड यूरेनियम। इसका प्रयोग हम सीधे परमाणु रिएक्टर में कर सकते हैं बिजली पैदा करने के लिए। लेकिन अगर यही सेंट्रीफ्यूज मशीनें इसको और साफ करती रहे, यूरेनियम 238 को निकालती रहे, तो यूरेनियम 238 घटते घटते 10 से 20% ही बचता है और यूरेनियम 235 जो है बढ़कर 80 से 90% तक पहुंच जाता है, और इसे हाई इनरिच्ड यूरेनियम बोलते हैं। और यह परमाणु बम में यूज की जाती है, परमाणु बम में बनाने में यूज की जाती है। तो जिसके पास ये इनरिचमेंट की फैसिलिटी नहीं है वो परमाणु बम नहीं बना सकता है, ठीक है। तो ये सारा कारनामा होता है। तो लो इनरिच यूरेनियम क्या है, हाई इनरिच यूरेनियम क्या है, और वो कहां कहां यूज किया जाता है, कितने परसेंटेज होते हैं, मेरे प्यारे बच्चों मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट 100% जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी बताइए बच्चों, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और इससे इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट था वो भी समझ में आ गया कि क्या है। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों। अरे सब पता चल जाता है, सबकी खुफिया एजेंसी होती है बबीता कुमार। बिल्कुल बताइए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। गलत नहीं है, लेकिन दूसरे को नहीं, तुम्हें नहीं, विद्या भारती, तुम्हारे पड़ोसी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि तुम्हारे पास जो है वो बहुत बढ़िया गाड़ी हो और बहुत बढ़िया जो है वो तुम असलहा लेकर चलो। हाँ, भारत के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। किस मशीन से ये काम करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन से काम करते हैं, ठीक है। लो इनरिच्ड यूरेनियम और हाई इनरिच्ड यूरेनियम बनाते हैं।
नहीं शालिनी सिंह, क्या मैं समझा रहा हूं, बिजली बनाने के लिए करते हैं परमाणु रिएक्टर में, और फिर उसके बाद जो है वो परमाणु बम बाद में बनाते हैं। उतनी ताकत सब देशों के पास नहीं है कि वो सेंट्रीफ्यूज मशीनों का उपयोग करके जो है वो हाई इंडेंस यूरेनियम बना लें। नोट हो गया बच्चों? थैंक यू प्रांजल गुप्ता। हो गया नोट? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों। अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियर फिशन की प्रॉपर प्रोसेस पे। न्यूक्लियर फिशन की प्रॉपर प्रोसेस में यानी नाभ की विखंडन की प्रक्रिया को समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नाभ की विखंडन की प्रक्रिया, ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बता दिया मैंने। अब हम लोग पूरा ये प्रोसेस समझते हैं, नाभ की विखंडन की प्रक्रिया क्या है और ये कैसे काम करती है, इस पर बात करते हैं। नाभ की विखंडन, तो मैंने क्या बताया था, नाभ की विखंडन की जो प्रक्रिया होती है उसमें यूरेनियम को हम लेते हैं सबसे ज्यादा, यूरेनियम 235 को लिया जाता है, और यूरेनियम 235 को पर हम हाई स्पीड न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं। हाई स्पीड न्यूट्रॉन की जब बमबारी करते हैं तो यूरेनियम 235 टूट जाता है। और मैंने क्या बताया था कि जब यूरेनियम 235 टूटता है तो इससे जो है दो छोटे एटम बनते हैं, तो छोटे एटम बनते हैं बेरियम और बनते हैं क्रिप्टन। क्या बोलते हैं? बेरियम और क्रिप्टन। तो याद रखिएगा बच्चों, जब न्यूट्रॉन की बमबारी हम यूरेनियम 235 पर करते हैं तो ये दो छोटे एटम में बदल जाते हैं, बेरियम और क्रिप्टन, और इसके बाद निकलता है 3 न्यूट्रॉन। क्या निकलता है? 3 न्यूट्रॉन। और फिर 3 न्यूट्रॉन के साथ साथ निकलती है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या निकलती है बच्चों? बहुत अत्यधिक निकलती है ऊर्जा। और यही जो ऊर्जा होती है बच्चों, इसी ऊर्जा का प्रयोग, ये जो ऊर्जा आप देख रहे हैं जो इसमें यूरेनियम के टूटने से निकल रही है, इसी ऊर्जा का प्रयोग हम लोग विद्युत उत्पादन में कर लेते हैं या बम बनाने में कर लेते हैं। या तो इसी ऊर्जा का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं? विद्युत उत्पादन में। ठीक है, विद्युत उत्पादन में कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं, या इसी का उपयोग
जो है हम क्या कर सकते हैं, विध्वंस के लिए यानी परमाणु बम बनाने में, ठीक है, परमाणु बम में इसी ऊर्जा की मदद से हम लोगों को मारने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, इसी ऊर्जा से हम लोगों को जला सकते हैं, राख कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन की बमबारी जब यूरेनियम पर करते हैं तो वो टूटकर बेरियम और क्रिप्टन में बदल जाता है, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, एनर्जी निकलती है, और यही एनर्जी हम चाहें तो शांति प्रक्रिया के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए कर लें, और चाहें तो हम विध्वंस के लिए परमाणु बम बना लें, ठीक है, अब वो हमारी मर्जी है हम कैसे उसका यूज करना चाहते हैं। अब एक चीज यहां पर समझने वाली होती है बच्चों कि यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। तो एक बार न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया आपने यूरेनियम 235 पर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल पेन रोक कर। तो मान लीजिए एक बार यूरेनियम 235 पर आपने न्यूट्रॉन को हिट कर दिया, ये आप करते हैं, ठीक है, तकनीक की मदद से किया जाता है। तो एक बार आपने यूरेनियम 235 को बम्बार्ड किया, न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया यूरेनियम 235 पर, इससे क्या हुआ, यूरेनियम टूटा, ऊर्जा निकली, ठीक है, ऊर्जा निकली, लेकिन 3 न्यूट्रॉन भी निकले, और ये तीनों न्यूट्रॉन अब क्या करेंगे, जाकर हिट करेंगे उस जगह पर मौजूद और यूरेनियम के एटम को, जो वहां पर थोड़ा एक यूरेनियम थोड़ी ना रहेगा, बहुत सारी यूरेनियम के एटम रहेंगे। तो ये 3 न्यूट्रॉन अपने आप निकल कर जाएंगे, यूरेनियम एटम को हिट करेंगे, और जब यूरेनियम एटम को हिट करेंगे तो फिर ये ब्रेक होगा, फिर सबसे 3 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, एक यूरेनियम जब टूटेगा तो 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे, 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर ये जाकर 3 यूरेनियम एटम को हिट करेंगे, ठीक है, या 3 3 यूरेनियम एटम को हिट करके यानी 9 यूरेनियम एटम को हिट करेंगे, फिर इनमें से 3 3 निकलेंगे, और ऐसे करते करते मेरे प्यारे बच्चों एक बार तुम प्रक्रिया स्टार्ट करवाओगे, यानी एक बार तुम हिट करोगे यूरेनियम एटम को तोड़ने के लिए, और उसके बाद आपको हिट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप यह प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाती है। न्यूट्रॉन को अगर आप एक बार हिट करोगे और न्यूट्रॉन से एक बार हिट करोगे यूरेनियम को, यूरेनियम टूटकर अपने आप 3 न्यूट्रॉन निकालेगा, 3 न्यूट्रॉन जाकर 3 यूरेनियम एटम को अपने आप हिट करेंगे, 3 से 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 9 यूरेनियम एटम जाकर 9 न्यूट्रॉन निकलकर 9 यूरेनियम एटम को हिट करेंगे, फिर 27 न्यूट्रॉन निकलकर 27 यूरेनियम एटम को हिट करेंगे, और ऐसे करते 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 ये प्रक्रिया तब तक नहीं रुकेगी जिसे जब तक कि हम इस पूरे के पूरी प्रक्रिया में मौजूद जितना भी यूरेनियम है टूटकर ऊर्जा में बदल ना जाए। तो इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों श्रृंखला अभिक्रिया, या क्या बोलते हैं इसे, चेन रिएक्शन कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है, चेन रिएक्शन कहा जाता है, या इसे कहा जाता है श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि एक बार यूरेनियम एटम को तुमने हिट कर दिया तो इसके बाद न्यूट्रॉन से इसके बाद आपको नहीं करने की जरूरत होती है, अपने आप यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि सारा फ्यूल खत्म ना हो जाए। तो इसे क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन या श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। ये होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। अब इस चेन रिएक्शन को क्यों कंट्रोल करना होगा और कैसे कंट्रोल करना होगा उस पर बात करते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए। बिल्कुल बात क्लियर बच्चों? हाँ, इसीलिए इसे कंट्रोल करना होता है। सोनू कुमार पहले नोट कर लो फिर बताता हूं।
हो गया बच्चों? चलिए, अब मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि अगर ये चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड वे में होती रहे, इसे कंट्रोल ना किया जाए, तो ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि सारा फ्यूल ना खत्म हो जाएगा, सारा यूरेनियम नहीं खत्म हो जाएगा। और बच्चों सोचो कितना यूरेनियम होता होगा जब डाला जाता होगा। ठीक है, तो इधर देखो ध्यान से, तुम्हारे दिमाग में ना आए प्रीतिजा ज्यादा अच्छा है, कोई बहुत हाई फाई सवाल नहीं पूछ लेते हैं यहाँ पे लोग। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनो। पर जो चीजें हैं, कोरे कागज पर लिखना आसान होता है, जिनके कोरे कागज नहीं होते हैं, ठीक है, वो उन पर लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई लिखा हुआ कागज हो तो उसे मिटा कर लिखना थोड़ा मुश्किल काम है। जो कोरा कागज होगा उस पर लिखना आसान होता है। तो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता है तो कोई समस्या नहीं है। बात समझ में आ रही है? तुम्हें जो कुछ मिल रहा है बिल्कुल नया मिल रहा है, ताजा ताजा मिल रहा है, ताजा ताजा तुम लिख रही हो अपने दिमाग में। और फिर इसके बाद जब ये लिख लोगी तब सवाल आना शुरू होंगे। यहां पर जो लोग सवाल पूछते हैं बहुत इंटेलिजेंट सवाल नहीं पूछते हैं, बहुत ही नॉर्मल, और मैक्सिमम लोगों के तो बिलो नॉर्मल और बेहुदा वाले सवाल रहते हैं। तो इसलिए इसके लिए जो लोग सवाल नहीं पूछते हैं वो अपने आप को डिमोटिवेट ना महसूस करें। ठीक है, दो चार मतलब 100 सवालों में से अभी तक अगर मैं 100 सवालों को रेट करूं तो दो चार सवाल ठीक ठाक आए होंगे, वरना 95 सवाल जो है वो या तो वही चीज बार बार रिपीट करने को कहा गया होगा, या जो चीज मैंने पढ़ाई है उसको वो ठीक से देखे नहीं होंगे, उस वक्त चाय पी रहे होंगे, तो इसलिए उस सवाल को उन्होंने रिपीट करने के लिए कहा, या उसी सवाल को दूसरी तरीके से पूछा जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। बाकी जो है वो सारे 95% सवाल जो है वाहियात और बिल्कुल बिलो जो है वो स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, 5-4-5% सवाल ठीक ठाक रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अभी नहीं आएगा। खूब पढ़ोगे, खूब अच्छे से समझोगे, तब इंटेलिजेंट सवाल पूछना बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल अच्छे होने जरूरी हैं। आ रही बात समझ में? तो इसलिए बच्चे, अगर तुमको किसी लोगों को ये डिमोटिवेट है कि हम तो सवाल ही नहीं पूछ पाते, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नया नया पढ़िए। अच्छा पढ़ रही हैं, बहुत बढ़िया पढ़ रही हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जबरदस्ती सवाल पूछ के पता लगा अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं, दूसरों का भी। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो कोई डिमोटिवेशन की बात नहीं है। इधर देखिए ध्यान से मैं जो समझा रहा हूं। अब यहां पे मैं बता रहा हूं कि जो श्रृंखला अभिक्रिया है, श्रृंखला अभिक्रिया है, तो अगर मैंने कहा श्रृंखला अभिक्रिया तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि सारा ईंधन खर्च नहीं हो जाएगा। और अगर सारा ईंधन जब तक नहीं खर्च हो, ईंधन तो बहुत ज्यादा होता है हमारे परमाणु रिएक्टर में, तो एक बार अगर ये रिएक्शन स्टार्ट हुई तो इसके बाद तब तक ना रुके जब तक कि सारा ईंधन ना खत्म हो जाए। तो सोचो कितना डिजास्ट्रेस होगा, कितना विध्वंसक होगा। पूरा पता लगा हम न्यूक्लियर रिएक्टर में गए हैं बिजली पैदा करने के लिए, और सारा का सारा जो फ्यूल है वो ब्लास्ट कर गया, सारा का सारा फ्यूल जो है चेन रिएक्शन की वजह से खत्म हो गया। तो सोचो इतनी ऊर्जा निकलेगी, इतनी ऊर्जा निकलेगी, इतनी ऊर्जा निकलेगी कि परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट हो जाएगा। और परमाणु रिएक्टर में गए थे बिजली बनाने, पता लगा खुद ही बिजली बन गए, हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो परमाणु रिएक्टर्स होते हैं उनमें कोशिश की जाती है कि ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है इसे कंट्रोल किया जाए, इसे नियंत्रित किया जाए, नहीं तो क्या हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा। अच्छा, परमाणु बम में तो आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा निकले, ज्यादा ऊर्जा निकले, ज्यादा लोग मरे। ठीक है, तो आप वहां पर इसे अनकंट्रोल रहने देते हो कि जाओ भैया हमने छोड़ के भाग आए, अब जितनी ऊर्जा, जब तक फ्यूल नहीं खत्म होगा तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, ऊर्जा निकलती रहेगी, लोग मरते रहेंगे। तो हम तो यही चाहते थे ना, वहां मारना। तो अगर परमाणु बम में ये श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं की जाती है, वहां पे तो छोड़ दिया जाता है, जाने दो, मरने दो। ठीक है, लेकिन यही काम परमाणु रिएक्टर के अंदर, जहां तुम बिजली पैदा करने गए हो, तुम नहीं कर सकते हो। वहां पर श्रृंखला अभिक्रिया को, चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कैसे कंट्रोल की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। आप साल भर में अगर यूपीएससी के सहित अगर ऐसे 2-4 एग्जाम देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसका सवाल जरूर मिलता है। और हम भी कसम खाए होते हैं कि हर बार इस सवाल को जरूर गलत करके आएंगे। आपने 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, बीएससी में पढ़ा, ठीक है, आपने यूपीएससी में पढ़ा, लेकिन हर बार ये सवाल गलत करके आते हैं। आज के बाद ये सवाल मत गलत करिएगा कि कैसे श्रृंखला अभिक्रिया को कंट्रोल किया जाता है, कैसे चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है, चेन रिएक्शन को किस लेवल पर कंट्रोल किया जाता है, क्या क्या
तरीके अपनाए जाते हैं। मैंने पहले खतरा बता दिया कि अगर चेन रिएक्शन कंट्रोल नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में मौजूद जितना भी फ्यूल है वो ब्लास्ट हो जाएगा, और ब्लास्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा रिएक्टर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। हम नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि श्रृंखला विक्रिया चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड वे में हो, नियंत्रित तरीके से हो, जिससे कि हमें उतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाए जो हम चाहते हैं, इससे ज्यादा ऊर्जा की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उतनी ऊर्जा मिले जिससे हमारी बिजली पैदा हो जाए, हमें उससे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि परमाणु रिएक्टर में बिजली को उत्पादित करने के लिए जो है हमें श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित करना होता है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए कैसे श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। बिल्कुल पेन रोक दीजिएगा, समझिएगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल हर चीज लॉजिक के साथ बताता हूं, और लॉजिक की तरह साथ और साथ ही साथ बिल्कुल साइंस के कॉन्सेप्ट को लॉजिक के साथ बताऊंगा। आपको यहीं पर याद हो जाएगा, रट जाएगा, और उसके बाद बताइएगा कि आपको मजा आया कि नहीं मजा आया। जो लोग पहले से भी सुन रहे थे कि कैसे किया जाता है लेकिन याद नहीं हो पाता था, हर बार गलत हो जाती थी, उनका अब गलत कभी नहीं होगा। ध्यान से देखिए, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित, यानी कि चेन रिएक्शन को अनकंट्रोल्ड वे से कंट्रोल्ड में लाने जा रहे हैं, तो नियंत्रण करने जा रहे हैं। तो कैसे नियंत्रण करेंगे बच्चों, तो मैंने आपको सारा खेल यहां पर किसका बताया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन का ही सारा खेल है। यहां से न्यूट्रॉन निकल रहा है, यूरेनियम को तोड़ रहा है, फिर 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, 3 यूरेनियम को हिट कर रहे हैं, फिर 3 यूरेनियम 9 यूरेनियम 3 यूरेनियम से निकलने वाले 9 न्यूट्रॉन 9 यूरेनियम को हिट कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के यूरेनियम ना निकले तो सारा का सारा परमाणु रिएक्शन जो है वो परमाणु अभिक्रिया जो है वो नियंत्रित हो जाएगी। यानी सारा खेल किस चीज का है, न्यूट्रॉन का है। न्यूट्रॉन नियंत्रित तो परमाणु श्रृंखला तो परमाणु रिएक्टर में होने वाली यह अभिक्रिया नियंत्रित, यानी न्यूट्रॉन ही सारा खेल करता है। तो न्यूट्रॉन, जितना न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उनको अगर हम नियंत्रित करें तो सीधी सी बात है कि सारा का सारी परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया जो है नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है ना कि हम नियंत्रित कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन होते हैं बहुत हाई स्पीड न्यूट्रॉन होते हैं, हाई स्पीड न्यूट्रॉन होते हैं, तो सबसे पहले इनकी स्पीड को कम करना पड़ेगा। भाई दुश्मन है, दुश्मन को अगर हमें नियंत्रित करना है, उसे मारना है, तो मारने से पहले वो बहुत तेजी से भाग रहा है, पहले उसकी स्पीड धीमी करनी पड़ेगी, फिर उसे हम पकड़ लेंगे। यानी चोर जो है, पुलिस जो है वो चोर को पकड़ती है, तो पहले चोर गाड़ी से भागा जा रहा है, मान लीजिए एक कार है, उसके पीछे जो है वो पुलिस की कार भाग रही है, तो पहले उसकी कार को क्या किया जाता है, उसके कार की उसमें पहियों में जो पुलिस वाले होते हैं गोली मार देते हैं, जिससे क्या होता है उनकी पहिया जो है वो से हवा निकल जाए और उसकी कार जो है वो क्या हो जाए, धीमी हो जाए। फिर उसके बाद चारों तरफ से गाड़ी लगाकर और फिर पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, यही तो होता है। तो न्यूट्रॉन क्या है, एक चोर है। मान लो एक एग्जाम्पल कि न्यूट्रॉन एक चोर है, पहले उसकी स्पीड को कम करना है और फिर उसके बाद जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो हम एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेंगे। 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, 2 को अवशोषित कर लें, एक ही आगे बढ़ने दे, फिर 3 निकलेंगे, 2 को अवशोषित कर लें, एक ही को आगे बढ़ने ले, फिर 3 निकलेंगे, फिर 2। पहले क्या होता था, 3 निकलते, 1 न्यूट्रॉन हिट होता था तो 3 निकलते थे, 3 जाकर 9 को निकालते थे, 9 से फिर 27 निकलते थे, ये होता था। अभी हम क्या करेंगे, 1 न्यूट्रॉन को हिट किया, 3 न्यूट्रॉन निकले, 2 को अवशोषित कर लिया, 1 को आगे बढ़ने दिया, फिर 3 निकले, फिर 2 को अवशोषित कर लिया, फिर 1 को आगे बढ़ने दिया। इस तरह से हम पूरी श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन को नियंत्रित करेंगे, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए हमें न्यूट्रॉन की स्पीड को धीमा करना पड़ेगा। ठीक है, पहले चोर की स्पीड को धीमा करना पड़ेगा। तो जो पहला स्टेप होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा, न्यूट्रॉन की जो गति होगी, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करते हैं। तो जो पदार्थ, सुनो मेरी बात, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करेंगे और न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने वाले जो पदार्थ यूज किए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, उन्हें हम लोग बोलते हैं मॉडरेटर। क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हें बोला जाता है मॉडरेटर कहा जाता है। मॉडरेटर का मतलब हिंदी में बोलते हैं मंदक, यानी मंद करने वाला।
तो याद रखिएगा, अगर हम पूरी श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन को नियंत्रित करना पड़ेगा। न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मॉडरेटर। यानी परमाणु रिएक्टर में हम मॉडरेटर का प्रयोग या मंदक का प्रयोग किसके लिए करते हैं? अब जिंदगी भर नहीं भूलोगे, याद रखने ना। मॉडरेटर, हम परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रयोग, मंदक का प्रयोग न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए करते हैं। कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मॉडरेटर की तरह से? तो याद रखिएगा इसके लिए यूज किया जाता है आपकी ग्रेफाइट रॉड को यूज किया जाता है। ग्रेफाइट जो प्योर कार्बन से बनती है, तो ग्रेफाइट रॉड का प्रयोग किया जाता है एज अ मॉडरेटर। इसके अलावा हैवी वाटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे डीटीओ कहते हैं। भारी जल इसे कहा जाता है। क्या होता है भारी जल? बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में कि भारी जल क्या होता है। पहले बस इतना अभी याद रख लीजिए। तो दो चीजें यूज की जाती हैं, ग्रेफाइट रॉड और डीटीओ। भारी जल का प्रयोग किया जाता है मॉडरेटर की तरह से। मॉडरेटर का काम क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है। मेरे प्यारे बच्चों, होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। अब न्यूट्रॉन की गति बच्चों हो गई धीमी। अब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, जो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, 2 को अवशोषित कर देना है, जिससे कि जो श्रृंखला अभिक्रिया है आगे ही ना बढ़ने पाए या धीमी हो जाए। तो हमें क्या करना होता है सेकेंड स्टेट में कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को, यानी अतिरिक्त न्यूट्रॉन जो होते हैं, अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना होता है। अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं उनको अवशोषित करना होता है। तो जो मटेरियल अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करते हैं हमारे परमाणु रिएक्टर में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल रॉड। क्या कहते हैं बच्चों? कंट्रोल रॉड। तो हमारे परमाणु रिएक्टर में अगर पूछा जाए कंट्रोल रॉड किस काम आती हैं, तो आप बताएंगे अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए, ठीक है। या इसे हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक छड़ें। क्या बोलते हैं बच्चों? नियंत्रक छड़ें कहा जाता है। तो नियंत्रित छड़ों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को, अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए। कौन से मटेरियल से बनी होती हैं ये नियंत्रक छड़ें? तो ये बनती हैं कैडमियम और बोरॉन से। किससे बनती हैं? कैडमियम और बोरॉन से। तो कैडमियम और बोरॉन की जो छड़ें होती हैं उनका उपयोग किया जाता है किसके लिए बच्चों? इन छड़ों का उपयोग किया जाता है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए। अब यहीं पर होता है कि ग्रेफाइट रॉड या ग्रेफाइट छड़ों का प्रयोग किया जाता है एज अ मॉडरेटर। ये न्यूट्रॉन की स्पीड को धीमा करती हैं। और कैडमियम और बोरॉन की जो छड़ें होती हैं, रॉड होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रक छड़ों की तरह से, जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती हैं, ठीक है। अब अतिरिक्त न्यूट्रॉन अवशोषित हो गए। किसने अवशोषित किया? कैडमियम और बोरॉन की रॉड ने। अब क्या हो गया? श्रृंखला अभिक्रिया धीमी पड़ गई यानी स्लो हो गई, यानी कि अब अनकंट्रोल्ड नहीं रहेगी, नियंत्रित हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। तो होता क्या है कि बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है। अगर उस ऊष्मा को, उस हीट को अगर कंट्रोल नहीं किया गया, तब भी न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाएगा, तब भी परमाणु रिएक्टर में खतरा पैदा हो जाएगा। तो अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। अतिरिक्त ऊष्मा को तीसरे स्टेप में अवशोषित किया जाता है। तो तीसरे अतिरिक्त ऊष्मा को क्या किया जाता है? तीसरे स्टेप में अवशोषित करना होता है। तो अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए जिन मटेरियल का प्रयोग किया जाता है बच्चों, उन्हें हम लोग कहते हैं कूलेंट। क्या बोला जाता है? उन्हें कूलेंट कहा जाता है। कूलेंट, या उन्हें शीतलक कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है बच्चों? शीतलक कहा जाता है। शीतल करने वाले, कूल करने वाले, परमाणु रिएक्टर को कूल करने के लिए कूलेंट या शीतलक का उपयोग किया जाता है। कौन से मटेरियल होते हैं जिनसे ये शीतलक बनता है, कूलेंट बनता है? तो याद रखिएगा D2O हैवी वाटर, इसके अलावा नॉर्मल वाटर का भी प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा हीलियम का प्रयोग किया जाता है, और इसके अलावा जो है वो तरल सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तरल सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तरल सोडियम क्या? सोडियम क्या है? एक मेटल है, यानी कि मेटल का मतलब
कि एक तरीके का कह सकते हैं कि धातु है, तो ये इस धातु का प्रयोग भी किया जाता है, यानी कि तरल सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में तरल सोडियम ना देकर तरल धातु कह दिया गया है, तो लोग कंफ्यूज हो गए, अरे सर ने नहीं पढ़ा है। नहीं बेटा, सोडियम एक धातु होती है, तो अगर तरल सोडियम की जगह पर तरल धातु पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे। तो D2O बच्चों दोनों जगह यूज होता है, मॉडरेटर की तरह भी यूज होता है और कूलेंट की तरह भी यूज होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों चीजों से आपने क्या किया, पूरी की पूरी चेन रिएक्शन को, पूरी की पूरी आपकी इस श्रृंखला अभिक्रिया को आपने नियंत्रित कर लिया। पहले स्टेप में क्या किया, वो चोर बहुत तेजी से भाग रहा है, उसकी गति को पहले धीमा किया गया, न्यूट्रॉन की गति को धीमा किया गया। न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने वाले जो मटेरियल होते हैं उन्हें मॉडरेटर कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए मॉडरेटर का क्या काम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, मंदक का क्या काम होता है, तो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। कौन से मटेरियल न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने में यूज किए जाते हैं मॉडरेटर की तरह, ग्रेफाइट रॉड और भारी जल। फिर उसके बाद कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है, कंट्रोल रॉड अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है, धीमे हो गए न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। किससे बनी होती हैं, कैडमियम से या बोरॉन से बनी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए इन परमाणु रिएक्टर में क्या यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे कूलेंट यूज किया जाता है। किस चीज कौन से मटेरियल हैं जिनका कूलेंट की तरह यूज होता है, D2O है, H2O है, हीलियम है, तरल सोडियम है, ये सब यूज किए जाते हैं आपके कूल करने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर को कूल करने के लिए। D2O का प्रयोग कहां किया जाता है, मॉडरेटर की तरह से, कंट्रोल रॉड की तरह से या कूलेंट की तरह से, तो आप बताएंगे मॉडरेटर की तरह से भी यूज किया जाता है, कूलेंट की तरह से भी किया जाता है। यही सब क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं और हर बार आप गलत करते थे, लेकिन अब गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहां पर कैसे यूज होता है ये सारी चीजें मैंने बच्चों आप लोगों को डिटेल में डिस्कस कर दी है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है, तो बिल्कुल बात क्लियर, ठीक है, कि ये क्या होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। तो बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों, जल्दी बताइए, बिल्कुल बात क्लियर है, ठीक है। ये तुम्हारे ट्रैक्टर में डाले जाने वाला कूलेंट नहीं है आकाश वर्मा, यही तो मैं कहता हूं कि तुम लोग थोड़ा सा लॉजिकल, ये परमाणु रिएक्टर की बात चल रही है, तुम्हारे ट्रैक्टर का कूलेंट नहीं है ये, ठीक है। तो बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं सर ये D2O क्या होता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पानी दो प्रकार का हो गया, एक H2O एक नॉर्मल जल, एक D2O एक भारी जल। तो हाइड्रोजन के मैंने 3 आइसोटोप बताए थे, 1H1 बताया था, 1H2 बताया था, 1H3 बताया था ना, 3 तरीके के आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के। तो याद रखिएगा, नॉर्मल पानी जो होता है उसमें हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप होता है, यानी हाइड्रोजन का ये रूप होता है, यानी पानी, नॉर्मल पानी जो हम लोग पीते हैं उसमें जो हाइड्रोजन यूज हुआ है H2O में, वो ये वाला होता है, 1H1 वाला होता है। और D2O जो होता है बच्चों, ये भारी जल कहलाता है, इसमें हाइड्रोजन का ये दूसरा रूप यूज होता है, ड्यूट्रियम यूज होता है। तो याद रखिएगा, जिस पानी में, यानी कि पानी का ही एक ऐसा अणु जिसमें हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप ड्यूट्रियम 1H2 यूज होता है, उसे ही भारी जल कहते हैं। लाखों जल के अणुओं में से एक जल का अणु ऐसा बनता है जो कि भारी जल होता है, यानी कि ड्यूट्रियम इसे कहा जाता है। इसको अलग किया जाता है और अलग करके जो है उसको हम लोग एज अ मॉडरेटर और एज अ कूलेंट यूज करते हैं। तो अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट खत्म, समझ में आ गया होगा। भारी जल मतलब जिसमें हाइड्रोजन का ये आइसोटोप हो, नॉर्मल जल जिसमें हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप हो। बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी। बच्चों बताओ, बिल्कुल क्लियर है बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर है, बिल्कुल। अब कभी नहीं भूलोगे, जिन लोगों को पहले भी अगर ये सब बातें पढ़े रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ये बात क्लियर नहीं होगी, बार बार गलत होता रहा होगा, अब कभी गलत नहीं होगा। जल्दी बताइए बच्चों, मजा आया ये सब जान के। रोज की क्लास मजेदार होती है बच्चों, तुम्हारा किस दिन मन लग जाए वो बात है। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए।
हेडिंग लिखो कि कैसे श्रृंखला अभिक्रिया को परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया का नियंत्रण। बहुत बढ़िया। S3 का यूज दूसरी जगह किया जाएगा, आगे बताऊंगा सोनू कुमार, पहले जो बताया इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए बच्चों। नोट कर लिया बच्चों। तो कहीं पर भी अब कैसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए, आप लोग जवाब देने में सक्षम हो। अब ये बच्चों परमाणु रिएक्टर याद नहीं करना होगा बेटा, कृष्ण कुमारी समझना होगा और उसको ऐड करना होगा। नहीं बेटा नरगिस, मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, मैं इतना ज्ञानी आदमी नहीं हूं, बस थोड़ा सा ज्ञान है इसके बारे में हल्का फुल्का तो बता देता हूं। आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उनसे पढ़िए। तो बच्चों परमाणु रिएक्टर क्या होता है, परमाणु रिएक्टर में कैसे बिजली बनाई जाती है, ठीक है, परमाणु रिएक्टर कैसे होते हैं, उनके अंदर का जो, ये तो बाहर से ऐसे दिखता है, ये जैसे आप लोग देख रहे हैं ये परमाणु रिएक्टर ऐसे दिखते हैं, ठीक है, तो परमाणु रिएक्टर ऐसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से मशीनरी अलग होती है, बिल्कुल सिस्टम ही अलग होता है। तो परमाणु रिएक्टर कैसे होते हैं, अंदर से कैसे दिखते हैं, कैसे इसमें बिजली बनाई जाती है, कैसे इसमें जो है वो बिजली बनाकर जो है वो हम ऊर्जा के उत्पादन को की पूर्ति कर रहे हैं, कितने परमाणु रिएक्टर भारत में हैं, कैसे कैसे परमाणु रिएक्टर भारत में हैं, कैसे भारत का फ्यूचर प्लान क्या है परमाणु रिएक्टर के परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, इसके अलावा फ्यूजन एनर्जी कैसे पैदा की जाती है, यानी कि उससे जो संलयन ऊर्जा है वो कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये सब पर हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे, लेकिन कल, क्योंकि कल इसको डिटेल से शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप कि आज की क्लास आपने काफी इंजॉय की होगी, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज को समझा होगा और जाना होगा। तो ये पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ आपको पूरा परमाणु
अभिक्रिया वगैरह सारी चीजें मैंने बच्चों समझा दी। अब जो है इसके आगे की कहानी जो है वो हम लोग कल देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी कल की, जिसमें मैं इस सब चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं। तो होप कि आज की क्लास को आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। मजा आया बच्चों आज की क्लास में? सारी चीजें मजेदार लगी? थैंक यू सानिया। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच। चलिए, तो चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।